सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला जो चैप्टर है हमारा सिविक्स का, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। तो गाइस शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। और आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सीक्रेट वाली वीडियो की, स्पेशल वीडियोस की, सब आएगा, थोड़ी पेशेंस रखो, सब आएगा। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक जो अपार्थीड सिस्टम था वो प्रैक्टिस हो रहा था। अपार्थीड सिस्टम क्या था? वो बेसिकली मैं कहूँगी कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स के साथ, क्योंकि जो माइनॉरिटी थी वाइट्स की, वो ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करती थी और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती थी, उनको इन्फीरियर समझा जाता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो नॉन वाइट्स थे, वाइट्स नहीं, मतलब आप हल्के से भी जैसे होता ना स्किन कलर वाला शेड होता है, उससे हल्का डार्क शेड भी जिनका होता था उनको नॉन वाइट्स कंसिडर किया जाता था। तो जितने भी नॉन वाइट्स होते थे उनको जहाँ वाइट रहते थे वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। उन लोगों को वहाँ तभी जाने देते थे अगर वहाँ पे परमिट हो। तो सेग्रीगेशन की पॉलिसी लगा रखी थी कि सेपरेट ट्रेन्स होंगी, टॉयलेट्स होंगे, बीचेस होंगी, हर चीज़ अलग होती थी, ब्लैक के लिए भी वाइट के लिए भी। तो ये देखो कितना बुरा लगता होगा ना, मतलब एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये एग्जिस्ट ही करता था। लोगों का पहले माइंडसेट ऐसा था, ये सोच के ही मुझे बुरा लगता है कि कितना बैड इट वाज, बहुत ही ज़्यादा। और जो अफ्रीका की 3/4 पॉपुलेशन ही ब्लैक्स थी, मतलब सोचो माइनॉरिटी इतना रूल कर रही थी। ब्लैक्स और वाइट्स सबकी चर्चेस भी अलग अलग होती थी, ठीक है ना। और जो ब्लैक्स थे वो एसोसिएशंस फॉर्म नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, एसोसिएशन फॉर्म करते थे, उन लोगों को जेल भेज दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला भी, आपने कभी अगर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाली बुक अगर गलती से भी पढ़ ली हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में थे। एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत हेल्प किया इस अपार्थीड सिस्टम को हटाने के लिए। और नेल्सन मंडेला ने बहुत प्रोटेस्ट किया और सम 28 और 29 ईयर्स के बाद वो जेल से निकले थे। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो उस सारे डिस्क्रिमिनेशन से ANC ने फ़ाइट किया, बहुत प्रोटेस्ट हुए और अंत में लगा, जो वाइट्स थे उनको लगा कि अब वो लोग इनको और सप्रेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, एट द एंड उन लोगों ने उन्हें फ्री कर दिया। ये रेसिज्म हट गया, ये अपार्थीड सिस्टम अबॉलिश हो गया। यहाँ तक कि जो नॉन वाइट्स थे, मैं यहाँ पे ये नहीं बात करी कि जो ब्लैक्स थे, जो कलर्ड लोग थे, जिनको मिक्स्ड रेसेस होती थी, इनको कलर्ड बोला जाता था, या फिर वो लोग जो थे जो इंडिया से माइग्रेट करके अफ्रीका गए थे, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, उन लोगों को कलर्ड कहा जाता था और उन लोगों के पास वहाँ पे वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो सी कितना एक बुरा सिस्टम होता है। जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, फिर जो जैसे एक वक्त आया जब वाइट्स को लगा कि वो अब और सप्रेस नहीं कर सकते उन लोगों को, और फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग साथ में मिलके जो हमारा अफ्रीका है उसका एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हर प्रॉब्लम से डील करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या मतलब प्रॉब्लम्स को पहली बात तो फेस किया। देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑप्रेसर था, जिसने लोगों को दबा रखा था, और जो ऑप्रेस थे, जो दबे हुए थे, वो लोग साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे थे एक नई डेमोक्रेसी के साथ। ब्लैक्स को लग रहा था कि वाइट वाले अगेन दोबारा से रूल करेंगे, और वाइट वालों को लग रहा था कि ब्लैक्स जो हैं, ब्लैक्स क्या करेंगे, उनसे बदला लेंगे। तो ये सारी देखो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी सामने। साथ में प्रॉब्लम ये थी कि ब्लैक्स चाहते थे कि मेजॉरिटी रूल करे, यानी कि ब्लैक्स रूल करे पर इक्वालिटी रहे कंट्री में, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और वाइट्स क्या चाहते थे? वाइट्स चाहते थे, क्योंकि वो रिच क्लास थे, तो वो लोग चाहते थे कि जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी प्रिविलेजेस हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, वो उनसे ना छीनी जाए, प्रॉपर्टी ना जाए हाथ से। तो देखो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी जब कोई चीज़ सुलझ सकती है, सिचुएशंस बेटर हो सकती हैं, तो वो तभी होता है जब आपके अंदर एक चाह हो कि हमें ये चीज़ करनी है। तो वही चाह थी अफ्रीका के लोगों में, क्योंकि वाइट्स भी समझ चुके थे कि हम ब्लैक्स को अब
सप्रेस कर नहीं सकते, और ब्लैक्स अब थक चुके थे सप्रेशन से और वो चाहते थे कि अब एक इक्वालिटी हो कंट्री में। और इन्हीं सारी चीज़ों से डील करने के बाद भी उन्होंने अफ्रीका का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसी एक पैराग्राफ सा होता है, एक स्टैंजा होता है, जिसे पढ़ के आप ये समझ जाते हो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बना किस चीज़ के ऊपर है, इसमें क्या रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो प्रियम्बल साउथ अफ्रीका की थी वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है। साउथ अफ्रीका की प्रियम्बल बताती है कि 2 साल लंबी डिस्कशन और डिबेट के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है वर्ल्ड का साउथ अफ्रीका का। तो सोचो मतलब कितना टाइम लगा, 2 साल। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो कंट्री के सिटीजन्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स देता है। मतलब ऐसे राइट्स किसी और कंट्री में नहीं दिए गए हैं सिटीजन्स को जैसे साउथ अफ्रीका में दिए गए हैं, क्योंकि ट्रस्ट बनाए रखना, इक्वालिटी देना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, वो भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे पहले ही सिविल वॉर जैसे हालात हों, वो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे आता है कि जो हमारी साउथ अफ्रीका कंट्री है उसके हर एक पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक इंसान से मतलब एज इफ रिफरेंडम होल्ड की जाती है। रिफरेंडम होता है जब पब्लिक वोटिंग होती है किसी भी लॉ को पास करने के लिए, किसी भी अमेंडमेंट को करने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए। तो ये रिफरेंडम होती है जो इंडिया वालों ने करवाई नहीं, क्योंकि इंडिया के लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी, बट साउथ अफ्रीका के लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, और जिनमें नहीं थी उनसे भी पूछा गया एक एक पार्ट के बारे में, एक एक लॉ के बारे में, हर एक चीज़ की जानकारी उनको दी गई, उनसे पूछा गया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के हिसाब से बना है। नो मैटर उनके पास में क्या हुआ, उन्होंने पास में क्या किया, पर लोगों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अब हम लोग चलेंगे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन पर कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो तो हम देख चुके हैं, बट अब हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या हुआ और क्या ज़रूरत थी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। तो लेट्स सी। सो गाइज, अब मैं बताऊंगी रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, एक सेट ऑफ रूल्स है जो लिखे गए हैं और इनको हर एक इंसान स्वीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई हमें इसे मानना ही मानना है। ये एक ट्रस्ट बनाता है लोगों के बीच में, एक कोऑर्डिनेशन हो जाती है कंट्री में, चाहे जितने भी अलग अलग टाइप की कंट्री हो लोग हों। मतलब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बट अगर हम एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन सब की वजह से हमारी कंट्री में कोऑर्डिनेशन है, लोगों के पास राइट्स हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की पावर्स को भी स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर रहेंगी, गवर्नमेंट्स इलेक्ट कैसे होंगी, किस तरीके से डिसीजन लेंगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। और साथ ही साथ लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की मतलब जितनी भी तमन्ना थी, उनकी जो ख्वाहिशें थी, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस की गई हैं, बताया गया है कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक होगी, पर जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, पर जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं कि कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है। अब बात आती है कि साउथ अफ्रीका में लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो इंडिया तो इतनी डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई? अरे नहीं भाई, साउथ अफ्रीका से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सबको पसंद आया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो भाई बहुत मुश्किल था। और जैसे कंट्री जो थी उस पर पार्टीशन हो गई थी रिलीजन के बेसिस पे, तो उसकी वजह से लोग एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे। जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में रह गई थी उन्हें बहुत डर लग रहा था कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। साथ ही साथ जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी जैसे कश्मीर, ठीक है, तो उनको ब्रिटिशर्स ने कहा था कि सर आपकी मर्ज़ी है, आपको इंडिया को ज्वाइन करना है इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को करना है पाकिस्तान को कर लो, और अगर आपको इंडिपेंडेंट कंट्री रहना है
तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री भी रह सकते हो। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन असलियत में लोगों को इक्वली ट्रीट थोड़ा ना कर रहे थे पहले से। कुछ लोगों को क्या करते थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, तो इक्वालिटी के साथ तो ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था, तो एकदम से इक्वालिटी गारंटी करना भी मुश्किल था। अब गाइस पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टीशन के बाद बनी थी तो उसमें सम 239 मेंबर्स थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ अब जो लास्ट प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेस करी वो ये थी कि सबसे बड़ा डर उनको ये था कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन हम बना तो रहे हैं पर लोग क्या इसे एक्सेप्ट करेंगे। बट हम लोगों ने बहुत ही मतलब उसके साथ कि हाँ वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, हमारे भले के लिए हमने उसे एक्सेप्ट किया और इसको बेसिकली अडॉप्ट हमारे कंट्री में 26 ऑफ नवंबर 14 सॉरी गाइज मैं थोड़ी ना एक्चुअली अपना चैप्टर अभी पढ़ के हटी हूँ सिविक्स का, इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये इनैक्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कोई रिफरेंडम नहीं हुई, लोगों से नहीं पूछा गया, क्यों? क्योंकि लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी। बाद में ये बहुत क्वेश्चन किया गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया उसको हम लोगों ने यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू तो इलेक्ट किया नहीं, तो भाई साहब हम इनका डिसीजन कैसे मान लें? बट स्टिल हम लोगों ने इनके डिसीजंस को माना है और हम मानते हैं क्योंकि हमारे भले के लिए बनाए गए और ये लोगों का माइंडसेट देख के उसे समझ के बनाए गए हैं। इस वजह से हम इन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं, इन्हें मानते भी हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारे भले के लिए है। और सबसे बेस्ट पार्ट थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें बहुत आसानी से अमेंड हो जाती हैं, काफ़ी को टाइम लगता है, बट स्टिल हर एक पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड हो सकता है, जिसकी वजह से सबसे अच्छी बात यही है कि वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, वक्त के साथ चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, कैसे फॉर्मेशन हुई। तो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि उसे किस टाइप के लॉज, किस टाइप के रूल्स इनकॉर्पोरेट करने हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में और किस तरीके के फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने किया था वो हम सब जानते हैं, उसको तो पढ़ा कर रटा हमारा है। तो उस चीज़ों से सबसे आइडियाज़ लेकर इंस्पायर होकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और 8 बाकी के कांग्रेस लीडर्स थे, उन लोगों ने ऑलरेडी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपरी तौर से बोलते हैं ना ऊपर से एक बार रेडी कर दिया था, उसे ड्राफ्ट करके रख दिया था कि हाँ भाई हम ये राइट्स देंगे, ये चीज़ें देंगे। और जो भी इंडियंस ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, जब ब्रिटिश रूल था तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, ठीक है, उन सारी जगहों पे या फिर कोर्ट्स वगैरह में जिन भी चीज़ों पे जहाँ पे लॉ वगैरह होता था वहाँ पे काम करके जो भी एक्सपीरियंस गेन किया था उसको यूज़ किया उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी अडॉप्ट किया जो हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोगों को हमारे पे इन्फोर्स की गई थी, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 राइट, ये हम लोगों पे इन्फोर्स तब ज़बरदस्ती किया गया था, बट एक्चुअली में तो ये बहुत ही अच्छा लॉ है ना। अब राइट टू एजुकेशन, जैसे कंपल्शन थी एजुकेशन की और वो सती प्रथा हटा दी गई थी, विडो री मैरिज वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये जो लॉज हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह एबॉलिश करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो ब्रिटिशर्स ने ही हम लोगों को करवाई थी, तब ज़बरदस्ती करवा रहे थे, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दी थी, ठीक है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत अच्छे अच्छे लॉज और पॉलिसीज़ हम लोगों ने बाकी कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं। लाइक आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो स्टेट पॉलिसी लिया, हमने यूएस से कुछ लिया, हमने कुछ फ्रांस से लिया, लिबर्टी इक्वालिटी वगैरह हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फ्रांस से ली है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम था कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट बन सके। और साथ ही साथ एक ये भी बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत क्वेश्चन किया गया है कि हम इसको फॉलो क्यों करें। तो सबसे पहला रीज़न ये आता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स के लोग थे, इंडिया में भी हैं।
तो हर एक इंसान की नीड्स का ध्यान रखा गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने आज तक इस क्वेश्चन को आज तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं किया। और क्योंकि इसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर है तो विद टाइम जो भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत होती है उसे बदला जाता है। और एक एक लॉ पर, एक एक राइट पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गई है, बहुत ज़्यादा डिबेट करी गई है कि क्या आपको करना चाहिए। हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा गया है और तब जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनिंग में आया था। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर में बहुत खामियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी चेंज, दे शुड बी अवॉइडेड। ऐसा अगर ना हो तो बेहतरीन हो, बट क्या कर सकते हैं। अब गाइज, इंडिया की जो प्रियम्बल है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ दे रखे हैं, जैसे लिबर्टी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉर्जन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड फ्रीडम, फ्रिटर्निटी, इक्वालिटी, और एक और वर्ड है मैं भूल गई हूँ उसको। तो ये सारे वर्ड्स ना आपकी बुक में भी दे रखे हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है ना उसमें भी मैंने दिया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहो तो मैं आपको वो बता देती हूँ, बट एक्चुअली मैं अगर वो बताने बैठी तो दे आर वेरी डिटेल्ड, क्योंकि मैं पॉल साइंस की सिविक्स की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि ये चिट्ठा अगर शुरू हो जाए तो ख़त्म होता नहीं है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डीप डिटेल में ना चली जाऊँ, इसलिए आप वो क्वेश्चन आंसर्स वाले में जाके चेक करना उसको। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। वैसे तो उसकी सिंपल डेफिनेशन है, जैसे सॉर्जन का मतलब है कोई एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल नहीं है, सोशलिस्ट का मतलब है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी चल रही है, रिपब्लिक कंट्री के हेड को हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो मतलब है सेक्युलर का, यानी कि हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। जस्टिस होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रिटर्निटी कहता है कि लिंग्विस्टिक फीलिंग्स जो होती है, नैरो माइंडेड फीलिंग की, कास्टिज्म है, रिलीजनलिज्म है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये वेरी शॉर्ट में करा दिया। और अगर आप ये भी लिख दोगे ना गाइज, भाई साहब आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन ही मत करो। पूरे इस चैप्टर में मैंने अच्छे से कवर कर दिया है और आप लोगों की डिमांड्स ही नहीं थम रही उस स्पेशल वीडियो के लिए, उस सीक्रेट रेवलेशन के लिए। तो गाइज मैं वर्क कर रही हूँ। आज एक पिक कार्ड रीडिंग आएगी आप लोगों के पास, आपकी करियर प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। आप लोग देख के बताना कि आपको कैसा लगता है। अब हम उस नई वीडियो में मिलेंगे एंड आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे काम और इस चैप्टर को अच्छे से व्यूज़ देना, लाइक्स देना, भर भर के वॉच टाइम देना। और जल्दी से ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी और हमारी ये फैमिली और कैसे बड़ी होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर अब तक नहीं किया है। सो बिफोर साइनिंग आउट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।